रेवाड़ी टुडे, खबरें जो सबसे पहले पहुंचाए आप तक। रेवाड़ी टुडे, रेवाड़ी की सभी अहम खबरें सबसे पहले पहुंचाए आप तक। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा रेवाड़ी टुडे में आप सभी का स्वागत करती हूं। पीटीआई मास्टरों ने भाजपा सरकार के खिलाफ बजाया बिगुल। कल रेवाड़ी के स्थानीय राजीव चौक पर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। चिरंजीव राव ने धरने पर बैठे कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक पीटीआई अध्यापकों की मांग पहुंचाएंगे। इस अवसर पर सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिटलर साई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आप लोग जो हड़ताल पे बैठे हैं उसका पर्पस क्या था कि पीटीआई की अध्यापकों की क्या परेशानियां थी? ऐसा था जी, हरियाणा सरकार ने जो आज से 10 साल पहले जो पीटीआई की भर्ती की थी, वो सभी औपचारिकता पूरी करने के बाद पीटीआई की भर्ती की थी। मतलब स्थायी रूप से भर्ती की गई, स्थायी रूप से। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने बाकायदा प्रत्येक व्यक्ति के कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स। साथी सुनो भाई सुनो, अपनी गेट मीटिंग ना करें, इससे माहौल खराब होता, बात को समझने की कोशिश करा। प्रत्येक कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स बाकायदा चेक करके तब उनको नौकरी पर रखा गया था। फिर आज कैसे इनको हटा दिया? किस आधार पर हटाया? सिर्फ एक मामूली सी बात कि भाई इनके नंबर स्टाफ सिलेक्शन ने बढ़ाए, या जो भी इनका अधीक्षक था उन्होंने नंबर बढ़ाए। बच्चों का तो कोई रोल नहीं है इसमें। उन्होंने नंबर क्यों बढ़ाए क्यों नहीं बढ़ाए, बच्चों ने तो हाथ पैर नहीं जोड़े। जो इनकी काबिलियत थी उनको नंबर मिले। सिर्फ इस बहाने पर सरकार ने उस पूरी भर्ती को अवैध करार दे दिया और इन बच्चों को इस कोरोना महामारी में चलते हुए घर का रास्ता दिखा दिया, बेरोजगार कर दिया। आज ये जिंदगानी के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, इनकी शादियां हो चुकी, इनके बच्चे हो चुके, और कई तो ऐसे इसमें कर्मचारी हैं कि सरकार से लोन लेके, बैंकों से लोन लेके अपनी स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे माहौल में जब इनका रोजगार छिन गया तो निश्चित तौर पर ये ऐसे स्टेज पर आकर खड़े हुए कि ना मरने और ना जीने की पोजीशन। तो आपने अभी इनकी मांगों को लेके किसको मतलब दिया हुआ है? हमने इनकी मांगों को लेकर सबसे पहले उपायुक्त महोदय को दिया, उसके बाद डिपार्टमेंट का जो अध्यक्ष उसको दिया, शिक्षा मंत्री को दिया। यानी कि कोई ऐसा स्टेप नहीं छोड़ा। जो रूलिंग पीरियड के जो मंत्री हैं उनको अवगत कराया। श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी जो मास्टर की सरकार के को बनाने में है, ताला मगर किसी के पास है लेकिन चाबी उसके पास है। हमने कहा कि आप अपनी चाबी से खोल के इनको भी अंदर ले लो, मगर कह दिया कि चाचा भतीजे की पिक्चर सुपर डुपर थी मगर इनको बाहर रखूंगा मैं। उसने भी कोई हमारी बात सरकार किसी भी तरह की मांग आपकी स्वीकार नहीं करती है, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला हमारा कदम ये होगा कि आने वाले 19 तारीख को जून को हम पुनः उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार को चेताएंगे और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पुरजोर से इनकी अपील करता है, अगर इन कैंडिडेटों को नौकरी पर नहीं रखा तो पूरे प्रदेश में तीखा आंदोलन किया जाएगा और आने वाले समय में सरकार को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। धन्यवाद। हूँ। आज जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं वह मामला है 22 मार्च 2020 का, जिस दिन पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लगा हुआ था और तैयारी हो रही थी पहले लॉकडाउन की।
मामला यह है कि 22 मार्च को रेवाड़ी विधानसभा के गांव सुनारिया नजदीक ततारपुर निवासी मनीता देवी अपने पति अनिल कुमार के साथ सरकारी अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप कराने आई थी, जो डॉक्टर संतोष यादव किया करती थी। लेकिन उस समय वह सरकारी अस्पताल में नहीं थी और डॉक्टर संतोष की अनुपस्थिति में डॉक्टर पिंकी उन्हें मिली, जिसने डॉक्टर संतोष से उनकी फोन पर बात करा दी। फोन पर डॉक्टर संतोष यादव ने उन्हें अपने नाई वाली चौक स्थित निजी अस्पताल कैप्टन नंदलाल हॉस्पिटल में बुला लिया और वहां पर मनीता देवी की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई और मामले को मेदांता रेफर कर रफा दफा करके दबा दिया गया। मनीता देवी के पति ने सिटी पुलिस थाने और पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही किए जाने के दरखास्त दे रखी है, पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मनीता देवी के पति अनिल का कहना है कि हॉस्पिटल के मालिक सांसद राव इंद्रजीत के पीए रवि यादव के रिश्तेदार हैं, इसीलिए अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। आइए देखते हैं अनिल कुमार मीडिया के सामने क्या कहते हैं। अनिल जी, मार्च के अंतिम सप्ताह में एक मामला काफ़ी चर्चा में रहा मनीता नाम से, जिसमें सरकारी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपने निजी अस्पताल में शिफ्ट किया। तो आप उनके रिलेशन में हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि वो असल में मामला क्या था? जी सर, मैं अनिल सुनारिया से मैं अपनी पत्नी को रूटीन चेकअप के लिए सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पे रूटीन चेकअप के लिए जिस डॉक्टर ने बुलाया था संतोष यादव, वो थी नहीं। उन्होंने एक डॉक्टर पिंकी नाम की डॉक्टर मिली, उन्होंने उनसे फ़ोन पे संपर्क करवाया। मैंने भी अपने फ़ोन से उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मेरे निजी प्राइवेट क्लिनिक पे आप आओ और मैं यहाँ चेक करती हूँ आपको। हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भूखे भेड़िए की तरह उनके अटेंडेंट ने हमें घेर लिया, बोला आओ फाइल बनाते ही है। मैंने कहा नहीं, मैं तो रूटीन चेकअप के लिए आया हूँ। तो वो इतने में डॉक्टर संतोष आ गए, उसने मेरी मिसेज को चेक किया। वो बोली आपकी डिलीवरी आज ही होगी। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं तो चलो आज होगी तो भाई डॉक्टर सबसे बड़े भगवान का दर्जा है, आज होगी तो ठीक है भाई। मैंने कहा कि चलो ठीक है करवाओ आप। ये कौन सी तारीख की बात है? ये सर 22 मार्च की बात है, जिस दिन जनता कर्फ्यू भी लगा हुआ था, संडे का दिन था। उन्होंने पहले लिख के दे रखा था 22 मार्च को मेरे को। मैं 1 बजे वहाँ पे पहुँचा था और उन्होंने एडमिट किया। 4:15 बजे मेरी वाइफ को डिलीवरी करवाई और मेरे से डॉक्टर ने आके कहा कि आपको है ना नॉर्मल लड़का हुआ है। 4:15 बजे उसी दिन 22 तारीख को 22 तारीख को डिलीवरी वाले दिन 4:15 बजे ही उन्होंने कहा कि आपको लड़का पैदा हुआ है, खुशी की बात है और जच्चा और बच्चा दोनों स्वच्छ है, नॉर्मल डिलीवरी से। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने रिश्तेदारी में ऐसे फ़ोन करने लग गया। थोड़ी देर बाद लगभग 6 बजे उन्होंने कहा कि एक ब्लड यूनिट की चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों चाहिए? बोले भाई ऐसे ही नॉर्मली उसको दिक्कत। ब्लड किसके लिए चाहिए? जच्चे के लिए चाहिए थी या बच्चे के लिए चाहिए? जच्चा के लिए। जच्चा के लिए? हाँ जी। तो मैंने अरेंज करवाया, किसी से लिया। तो और उन्होंने जब दूसरी यूनिट ब्लड की मंगाई तो मैंने अपनी वाइफ को एक बार देखना चाहा। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया ये ना मिले, लेकिन मैंने जोर ज़बरदस्ती करके जैसे वो मैंने कहा मैं एक बार तो ज़रूर मिलूँगा अपनी मिसेज से। तो मैं मिला, मैं दूर से देखा तो वो मैंने दूर से ही हाथ किया कि हाँ ठीक है तो उसने कहा कि हाँ ठीक हूँ मैं। ये किस समय की बात थी? जब 6-6:15 बजे की बात, यानी 22 तारीख को 6-6:15 बजे शाम को तो आपकी अपने पत्नी से हाय हेलो हुई थी चार इशारों में? हाँ बिल्कुल हुई थी सर, उस टाइम वो सही थी। उस टाइम सही थी। उसके बाद का हादसा ये क्या हुआ? ये उसके बाद सर इन्होंने पता नहीं अंदर क्या किया क्या नहीं किया। मैंने अपनी मम्मी भी बुला ली थी, मेरे मम्मी को भी इन्होंने नहीं मिलने दिया। बाद में इन्होंने ब्लड यूनिट मैं तो ऐसे पागल कर दिया। मैं कुछ सोच समझ नहीं सका। इन्होंने लगभग 9:30 बजे मेरे को बताया कि भाई आपकी वाइफ की थोड़ी क्रिटिकल पोजीशन है और वैसे कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। आप है ना हम इनको ब्लड चढ़ा रहे हैं और आप इसको है ना मेदांता में वो करेंगे ब्लड चढ़ा के। अच्छा, ये 6 बजे से लेके 9 बजे के बीच में आपसे किसी हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी या डॉक्टर ने पैसे की डिमांड करी कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए और पैसे आपको जमा कराने पड़ेंगे, ऐसा कुछ? जी सर, मैंने 17,500 तो ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए थे उनको। ये किस टाइम के बीच में? 6 से 9 बजे के बीच में? ना सर, ये है 13,000 तो मैंने कर दिए थे 2 बजे के लगभग 1-2 बजे और 4,500 मैंने करे हैं 6 और उसके बीच में।
और इन्होंने फिर कहा कि हम कैश पैसा लेंगे, हम ट्रांसफर से वो नहीं लेंगे पैसा। तो मैंने अपने एटीएम से जा कर 10-10 हज़ार रुपये कटवा के इनको 6 से और 9 के बीच में इन्हें टोटल मेरे से 55-60 हज़ार रुपये ले लिए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने 10:30 बजे लगभग मेरे को कहा कि आप है ना अपनी पत्नी को, इसको क्रिटिकल पोजीशन है, आप मेदांता में इसको रेफर कर देते हैं हम। इन्होंने खुद ही अपनी एम्बुलेंस बुलाई एंड अटेंडेंट एक बार जो मेरे साले का रिश्तेदार था वो उसने मना कर दी, भाई ये डेड हो चुकी है, मैं तो इसको लेकर नहीं जाऊंगा। फिर इन्होंने दूसरे हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलाई, वो लेकर चला गया। लगभग 11 बजे रेवाड़ी से निकलते ही उसने कह दिया कि ये तो डेड है, और उसने बाकायदा मेरे को दिखाया आँख की पुतली करके कि ये तो पहले ही कई घंटे पहले मर चुकी है, क्योंकि उस पर आँखों पर जाली जम रही थी। यानी 6 बजे से लेकर रात 11 बजे के बीच में ये कंफर्म हो चुका था कि मौत हो चुकी है। बिल्कुल। मेरे ताऊ का लड़का जो थोड़ा बहुत नाड़ी जानता है, वो खुद एक बार हमने जोर जबरदस्ती करी तो उससे मिलने गया, उसने नाड़ी देखी, वो उसने डॉक्टर से आके कहा ये तो डेड ही हो चुकी है, आप कहाँ रेफर कर रहे हो इसको। लेकिन डॉक्टर बार बार मुझे बगलाते रहे अकेले में ले जाके, आप है ना प्लीज़ आपकी वाइफ है, आप 1% जाओ, हो सकता है बच जाए, मेदांता में ले जाओ क्योंकि उन्होंने पता था यहाँ से निकाल दो कुछ भी होना जाना है ही नहीं। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? मैंने सर पुलिस भी वहाँ पे बुला ली थी, कंप्लेंट करी मैंने, उसको काफ़ी कंप्लेंट करी, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है मेरी। नहीं, पुलिस आपने कहाँ बुलाई थी? हॉस्पिटल में ही बुला ली थी सर हमने। सिविल हॉस्पिटल में? नहीं, हमने कप्तान नंदलाल में ही पुलिस बुला ली। ये कितने समय की पहले की बात है? ये सर लगभग पुलिस आ गई थी 9-9:30 बजे। 9-9:30 बजे के बाद। उसके बाद आपको मेदांता के लिए रेफर किया गया? हाँ, 11 बजे रेफर किया गया हमें। फिर आप सुबह पोस्टमार्टम के लिए कितने बजे लेके गए थे? पोस्टमार्टम के लिए सर हम सुबह घर से आ गए थे 8 बजे। और अच्छा। हमें लगभग 12:30-1 बजे पोस्टमार्टम हुआ उसका, काफ़ी हंगामे के बाद, और फिर हम लेके गए उसके बाद। तो आप सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए लेके गए थे उनको, मनीता जी को, जो आपकी पत्नी है। हाँ जी। तो उसकी आपके पास कोई सबूत होंगे कि हाँ। आपने वहाँ उनको दिखाया था? हाँ सर, जैसे पहले के हैं मेरे पास सबूत, और उस दिन का जो सबूत था, डॉक्टर पिंकी ने उसके पीछे नंबर लिख दिए थे। जैसे ये मैं कप्तान नंदलाल में लेके आया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड और सारी जो पर्ची थी ना, वो फाइल में बनाने के लिए सारी ले ली थी मेरे से। और जाते वक्त उन्होंने जो रेफर का, सिर्फ एक रेफर का दिया था, उसमें ना डॉक्टर का नाम, ना डॉक्टर के साइन, कौन रेफर कर रहा है, कौन डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, कुछ भी नहीं है। यानी अब अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? मैं तो मेन तो डॉक्टर संतोष को मानता हूँ, और ये कप्तान नंदलाल जो भी हॉस्पिटल डॉक्टर आर के हैं, एक गौरव है, इनका सर एक गिरोह है। ये सरकारी हॉस्पिटल से लाते हैं लूट कर और अपने यहाँ एडमिट करवाते हैं, उनसे पैसा ऐंठने के लिए, चाहे वो मरे और जिए, कुछ भी हो। इनके ऊपर एक बड़ी शख्सियत का हाथ है, वो इनने काफ़ी ऐसे केस कर लिए। आप इस बारे में खुल के बता सकते हैं किन शख्सियत का हाथ है? जो बड़ी शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, वो कौन है बड़ी शख्सियत? बड़ी शख्सियत रेवाड़ी के सांसद हैं, उनके PA हैं एक जाने माने, उनके समधी का हॉस्पिटल है, और आप लोग सब जानते ही हैं। तो अभी जो बिल्कुल अब फिलहाल जो पोजीशन है, फिलहाल जो सिचुएशन है, उस बारे में आपके क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी तक किसी तरह की पुलिस कार्रवाई हुई या? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। मैं तो भाग भाग के परेशान हो चुका हूँ, और मेरे से भी नीचे कई गरीब आदमी कुछ हो तो उनकी तो कोई सुनवाई नहीं है। चाहे आदमी मर जाओ, चाहे कुछ हो जाओ, डॉक्टर अपना काम करते रहेंगे, पुलिस अपनी कर रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं तो थाने में हार लिया, डॉक्टर के पास जाके हार लिया, आज तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई उसकी। मैंने CM को भी कंप्लेंट कर ली, अनिल विज को भी कंप्लेंट कर ली, मैंने सबको कंप्लेंट कर ली, सबको ईमेल भेज दिया, कोई सुनवाई नहीं है मेरी। मैंने राव इंद्रजीत सिंह को, जो हमारे सांसद हैं, उनको भी रिक्वेस्ट कर ली जी मेरा कार्रवाई करवाए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करवाया। मैं गरीब आदमी हूँ, कोई बात नहीं। तो फिर आगे आप क्या करने चाह रहे हैं? मैं तो ये चाह रहा हूँ जी मेरे साथ निष्पक्ष कार्य हो। जो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरा मुकदमा दर्ज करवाया जाए, तो पुलिस अपनी छानबीन करे, हाँ भाई ये सच कह रहा है, झूठ कह रहा है। तो आप कागजी कार्रवाई जो आपकी है, जो अस्पताल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो FIR के लिए आपने
दरखास्त दे रखी है, वो सारे आप पूरी तैयारी के साथ हैं हाँ, किसी भी मैं- तरह की हालत को फेस करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं फेस करने के तैयार हूँ। उन्होंने बिल मेरे को आज दिया है, 11 जून को दिया है। आज बिल उन्होंने, मैं काफ़ी परेशान रखा। मैंने आज पुलिस में कल कंप्लेंट दी थी, पुलिस वाले ही बिल को लेके आए हैं, उन्होंने मेरे से बिल भी नहीं दिया है। यदि किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं होती है और किसी भी तरह का सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जाती है, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे फिर? क्या करूँगा सर, मैं तो कोर्ट का सहारा लूँगा और क्या करूँगा सर। कोर्ट जाके अपनी वहाँ सुनवाई करवाऊँगा सर। धन्यवाद।